हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो हाल ही में आयोजित की गई थी, इसमें जो पूछे गए प्रश्न थे जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा प्रश्न है वह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न है भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इससे संबंधित प्रश्न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन चूंकि यह प्रश्न 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए यह इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जो वैसे अभ्यर्थी जो इस वर्ष सम्मिलित हुए हैं वे अपना आंसर का आकलन कर सकें, और वैसे नए अभ्यर्थी जो 67वीं या 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे इस प्रश्न के मॉडल आंसर को देखकर अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें और अपना आंसर राइटिंग को दुरुस्त कर सकें। तो आइए इसका मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि आखिर इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है। प्रश्न है कि संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। आप सभी जानते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था तो अपनाई गई है और संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां विभाजित होती है, लेकिन प्रश्न है कि संवैधानिक रूप में ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं जिनमें यह लिखा गया है कि शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच नहीं बल्कि शक्तियां केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई है और केंद्र सरकार भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली है। तो इस प्रश्न को आपको डिस्कस करना है और भारतीय संविधान के उन सभी प्रावधानों का इस प्रश्न के उत्तर में आपको वर्णन करना है। तो आइए सबसे पहले किसी भी प्रश्न का जो इंट्रो होता है उस इंट्रो को सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। संघात्मक शासन व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित होती है। क्योंकि संघीय ढांचा से संबंधित प्रश्न है, तो इसीलिए सबसे पहले हमने आगे फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया कि आखिर संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित हो उसे हम संघीय शासन व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। भारत में संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संघीय ढांचा कनाडाई मॉडल पर आधारित है, इसीलिए राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत में एक किस प्रकार से भारतीय एक विशेष कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पर निसंदेह संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। और चूंकि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित होती है, लेकिन नहीं, इस रूप में हमने कनाडाई मॉडल को आधार बनाया और कनाडा के मॉडल पर आधारित केंद्र की जो व्यवस्था है उसे हमने ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। इसके भी कई सारे कारण हैं कि आखिर केंद्र की ओर शक्तियां उन्मुख क्यों है। तो चूंकि भारतीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भी हम कह सकते हैं, चूंकि भारत एक विविधता वाला देश है, तो यहाँ पर विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय आदि के लोगों के मध्य एक एकजुटता बनी रहे, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि केंद्र अधिक से अधिक शक्तिशाली हो। यही कारण है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को के.सी. वियर ने अर्धसंघीय व्यवस्था कहा है, वहीं डी.डी. बसु ने एकात्मक और संघात्मक का सम्मिश्रण बताया है। चूंकि भारतीय संघीय व्यवस्था हमने बताया कि निसंदेह भारत में संघवाद को अपनाई गई है, लेकिन यह इस संघवादी व्यवस्था में शक्तियां जो है वह केंद्र की ओर झुकी हुई है। और ऐसी व्यवस्था जिसमें न तो पूरी तरह से संघवादी व्यवस्था को अपनाया गया है और न ही एकात्मक यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली हो। तो न तो एकात्मक व्यवस्था को पूरी तरह अपनाया गया है और नहीं संघात्मक व्यवस्था को पूरी तरह अपनाया गया है। तो के.सी. वियर ने इसे अर्ध संघात्मक करार दिया, यानी कि आधी विशेषता एकात्मक की है और आधी विशेषता संघात्मक की है। डी.डी. बसु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वह एकात्मक और संघात्मक दोनों का सम्मिश्रण है, यानी कि दोनों की विशेषताएं भारतीय संविधान के अंतर्गत दृष्टिगोचर होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप में संघवाद केंद्र की ओर उन्मुख है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान केंद्रीकृत संघीय ढांचा का प्रावधान करते हैं। यानी कि अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे भारतीय संविधान के प्रावधान हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में संघीय ढांचा व्यवस्था के होते हुए भी शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई है, यानी कि केंद्राभिमुख संघीय ढांचा भारत में अपनाई गई है। ऐसे संवैधानिक प्रावधानों को अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
तो मैं यहाँ पर संक्षेप में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप जब भी आंसर लिखेंगे तो इसे आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आंसर को हमेशा जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक एग्जामिनर आपकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा, और जब तक एग्जामिनर बातों को समझ नहीं पाएगा तो मार्किंग आपकी एवरेज हो जाएगी। तो इसीलिए यह आप लोगों से अपेक्षा है कि जब भी आप वहाँ पर आंसर लिखें तो सभी बिंदुओं को कम से कम 1-2 लाइन में वहाँ पर जरूर व्याख्या करें। तो आइए एक एक बिंदुओं को यहाँ पर मैं देखता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में डिस्कस किया हूँ। यह आंसर आपको जब तक आप डिटेल में नहीं लिखेंगे, 1-2 लाइन आप वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपका आंसर परिपूर्ण नहीं माना जाएगा, संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आइए, पहला ऐसा प्रावधान जिससे केंद्र शक्तिशाली होती है वह है आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3। अब प्रश्न है, अगर आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने अध्ययन किया होगा, बियर एक्ट आप पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, उसे पलटिए और देखिए कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जहां पर केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले जो आपको आर्टिकल मिलेगा वह आर्टिकल 2 और 3 होगा, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन अगर कोई कर पाएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। यानी कि अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो, बिहार का विभाजन करना हो, जब 1999 ईस्वी में 2000 में बिहार झारखंड का विभाजन हुआ तो उस समय यह प्रस्ताव बिहार सरकार ने नहीं पारित किया, बिहार विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित नहीं किया, बल्कि भारत की संसद ने पारित किया, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यह पारित किया गया था। तो कह सकते हैं कि अगर राज्यों के क्षेत्र में भी बदलाव करना हो, इसके नाम में भी बदलाव करना हो, तो यह प्रस्ताव संबंधित राज्य के द्वारा नहीं बल्कि माननीय संसद के द्वारा, जो कि भारत की सर्वोच्च विधि निकाय संस्था है, उसके द्वारा यह परिवर्तन किया जाएगा। अगला जो प्रावधान है आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग जानते हैं कि भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति विभिन्न राज्यों में की जाती है वे केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में की जाती है, और राज्य में व्यवस्था बनी रहे, कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, केंद्र और राज्यों के मध्य संचार होता रहे, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और इससे संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में किया गया है। यानी कि यह भी एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जिससे शक्तियाँ केंद्र की ओर उन्मुख होती है, और हमने कई सारे वीडियो में पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। आप वहां से मॉडल आंसर का आप वहां प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि राज्यपाल के बारे में जब मैं वर्णन कर रहा था तो वहां पर बताया था कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका राज्य में होती है। पहला, राज्य में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करते हैं माननीय राज्यपाल, वहीं दूसरी जो इसकी भूमिका होती है वह केंद्र के एक अभिकर्ता के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में इसकी भूमिका होती है। तो आर्टिकल 155 भी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। आर्टिकल 248 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जब आप केंद्र राज्य संबंध की चर्चा करेंगे, केंद्र संबंध का वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होगी। आप प्रश्न है कि आखिर ये अवशिष्ट शक्तियां है क्या? तो वैसे विषय जिसका वर्णन न तो सेंटर लिस्ट में किया गया है, न तो केंद्र संघ सूची में किया गया है, न तो राज्य सूची में जिसका वर्णन किया गया है, और न ही कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में जिसका वर्णन किया गया है। यानी कि वैसे विषय जिसका वर्णन न तो संघ सूची, नहीं राज्य सूची, नहीं समवर्ती सूची में किया गया है, वे सभी विषय अवशिष्ट विषय माने जाते हैं। और अवशिष्ट विषयों पर, उन विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार संसद को होता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन या केंद्र सरकार की विधि निर्माण संस्था मानी जाती है। तो इसके जरिए भी केंद्र की ओर शक्तियां अभिमुख प्रतीत होती है। राज्य सूची के विभिन्न विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति, अगर आप केंद्र संबंध का अध्ययन करेंगे तो वहां पर स्पष्ट होगा कि जब संघ सूची का विषय हो तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो होगी वह संसद को होगी। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की विधानसभा या विधानमंडल को होगी। लेकिन राज्य सूची के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कानून बनाने की शक्तियां या कानून बनाने का अधिकार माननीय संसद या केंद्र सरकार के पास निहित है। उनमें 4 प्रमुख आर्टिकल हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252 एंड आर्टिकल 253। अब यहाँ पर एक एक आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिस पर राज्य सूची के विषय होते हुए भी संसद के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि निकाय के द्वारा कानून निर्माण, विधि निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को वह राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो राज्य सूची का विषय होते हुए भी उस विषय पर
केंद्र सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो यह है आर्टिकल 249। आर्टिकल 250 है जो कहता है कि अगर राज्य में आपातकालीन व्यवस्था की गई हो, राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राज्य की विधानसभा को विघटित कर दिया गया हो या फिर राज्य में आपातकाल लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार माननीय संसद को केंद्र सरकार की विधि निर्माण संस्था को प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार को बोले या संसद से अनुनय विनय करें कि राज्य सूची के विषय पर आप कानून का निर्माण करें, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर माननीय संसद के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा। आर्टिकल 253 है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के या फिर अंतर्राष्ट्रीय करार होने की स्थिति में, इंटरनेशनल संधि की स्थिति में उस राज्य से संबंधित कौन से निर्णय लेने हैं, इसका भी निर्णय संसद के द्वारा या फिर केंद्र के द्वारा किया जाएगा। इससे प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये जो 4 प्रावधान हैं, इसके अलावा भी समवर्ती सूची से संबंधित आर्टिकल 254 को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यह था कि राज्य सूची के विषय पर बेशक कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को होता है, लेकिन इसके बावजूद भी संसद कई सारे स्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में कई सारे यहाँ प्रावधान हमने डिस्कस किया, उस पर केंद्र के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा या फिर केंद्र की जो सर्वोच्च विधि इकाई है संसद के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद के समाधान की चर्चा करता है। बेशक नदी जल विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो, 2 राज्यों के बीच भी हो, तो उस संबंधित विषय पर नदी जल विवाद के संदर्भ में कानून बनाने का कार्य या विचार विमर्श का कार्य केंद्र के द्वारा या फिर संसद के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि किस प्रकार से संसद के पास अधिक शक्तियाँ निहित है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है। मैं आपको समझाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसे एग्जाम में नहीं लिखना है। अंतर्राज्यीय परिषद में अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह अध्ययन करते होंगे, आर्टिकल 263 का आपने अध्ययन किया होगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें इस काउंसिल में, अंतर्राज्यीय काउंसिल में, अंतर्राज्यीय परिषद में, इंटर स्टेट काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, या जहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के गवर्नर शामिल होते हैं, या फिर वैसे राज्य वहाँ के प्रतिनिधि वगैरह। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है और केंद्र सरकार विचार विमर्श के जरिए यहाँ पर कानून विचार विमर्श के जरिए कोई भी निर्णय लेती है, विवादों के समाधान की दिशा में कार्य करती है। तो इससे संबंधित प्रावधान भी केंद्र सरकार के पास निहित है। आर्टिकल 312 यानी कि 312 आर्टिकल में, जो कि अखिल भारतीय सेवा के सृजन से संबंधित है, और अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करेगी, राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये संबंधित शक्तियाँ केंद्र सरकार को या कि संसद को प्रदान की गई है। अगला है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति का प्रावधान किया गया है, और भारत में जो संविधान संशोधन की शक्तियां प्रदान की गई है वह केंद्र को इसमें ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। हालांकि कई सारे ऐसे संविधान संशोधन विधेयक है जिनमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन वहाँ भी प्रस्ताव अगर पारित होगा तो वह सिर्फ 50% प्लस उसे समर्थन मिल जाना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन की जो वास्तविक शक्ति प्रदान की गई है वह लोकसभा और राज्यसभा को प्रदान की गई है, यानी कि भारतीय संसद को केंद्र सरकार की जो विधि निकाय, सर्वोच्च विधि निकाय संस्था है उसे प्रदान की गई है। आप इससे संबंधित सिर्फ एक दो लाइन आपको वहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन सिर्फ इतने सारे ही प्रावधान नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं। ये चार्ट छोटा पड़ गया था तो मैं अगले पेज में डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था केंद्राभिमुख है, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 124 के तहत न्यायिक व्यवस्था का उपबंध किया गया है, और आप जानते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत न्यायपालिका जो है वह एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो एकीकृत न्यायपालिका यानी कि यहाँ पर जो न्यायपालिका की शक्तियाँ हैं वह एकीकृत है, और केंद्र सरकार के पास आप कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ निहित है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित करना। अब प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के द्वारा कोई पारित विधेयक को पारित किया जाता है तो उस पर तो अधिकार होना चाहिए राज्य का। राज्य सरकार के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया तो राज्यपाल के द्वारा उस पर सहमति दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं।
यहाँ भी आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसे रिजर्व रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। और इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वह कितने दिनों तक इस विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो आप कह सकते हैं, और चूंकि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के कारण यहाँ पर शक्तियाँ राज्यपाल के पास चली जाती हैं, और जो कि इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के पास हो जाती है। तो यह है आर्टिकल 200। इसके अलावा नागरिकता विषयक प्रावधानों पर संसद की कानून निर्माण की शक्ति। आपने CAA जब बना तो CAA के संदर्भ में आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि इससे संबंधित जो कानून निर्माण का कार्य किया गया वह संसद के द्वारा किया गया, राज्यों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हालांकि कानून पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, केरल, पंजाब, राजस्थान जैसे विधानसभाओं के द्वारा इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नागरिकता विषयक प्रावधानों पर कानून निर्माण का जो एक अधिकार या फिर अधिकार दिया गया है वह संसद को दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार की सर्वोच्च विधि निकाय संस्था है। तो कह सकते हैं कि नागरिकता विषयक प्रावधानों पर भी संसद को कानून निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई है, जो कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्राभिमुख संघीय व्यवस्था का उपबंध करता है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा की गई है, भाग 18 के अंतर्गत आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत, तो इससे भी संबंधित प्रावधान जो है वह केंद्र सरकार के और संसद के द्वारा संबंधित प्रावधान पारित किया जाएगा। कब भारत में आपातकाल को सृजन करना है और आपातकाल को समाप्त करना है, इससे संबंधित निर्णय संसद के द्वारा लिए जाएंगे। यहाँ की राज्यों में अगर आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने पर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंशन नहीं हो रहा है, इस पर राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से भाग 18 में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों के माध्यम से केंद्र सरकार के पास संघीय व्यवस्था की शक्तियां निहित हैं, यह दृष्टिगोचर होता है। वित्तीय मामलों में राज्यों की केंद्रों पर निर्भरता। आप जानते हैं कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वित्त आयोग यह निर्णय लेता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य करों का विभाजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से वित्तीय मामलों में भी केंद्र की राज्यों की केंद्र पर निर्भरता देखने को मिलती है। और वे, जब आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बंगाल में अभी वहाँ पर तूफान आया, या फिर उड़ीसा में तूफान आया, आंध्र प्रदेश का कभी कभी जो इशू देखने को मिलता है, किसी भी स्थिति में बिहार सरकार को भी अगर आर्थिक पैकेज चाहिए कोविड-19 के कारण, तो वे कहाँ जाएंगे? केंद्र सरकार के पास अपनी आर्थिक संसाधन हितों की पूर्ति करने के लिए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार की सर्वोच्चता या केंद्र सरकार पर निर्भरता राज्यों की देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के बजाय एकीकृत शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन कई सारे ऐसे प्रावधान संवैधानिक भी हो सकते हैं और वैधानिक भी हो सकते हैं। वैधानिक में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कानून निर्माण के जरिए, जैसे एकीकृत न्यायपालिका की चर्चा, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है, लेकिन कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि भारत में एकीकृत नागरिकता होगी। एकीकृत नागरिकता का उपबंध नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई है, और चूंकि यह संविधान में वर्णित नहीं है बल्कि यह कानून के जरिए ऐसा किया गया है। और कानून किसके द्वारा बनाया गया है? संसद के द्वारा। यानी कि यह संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि एक वैधानिक प्रावधान है। वैधानिक प्रावधान मतलब जिसे कानून के द्वारा सृजन किया गया हो। तो कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, एकीकृत नागरिकता की प्रावधान हो गया हो, या फिर स्टेट में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की बात की गई हो, उन सबों में भी हमें दिखता है कि भारत में एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था यहाँ पर प्रावधान पूछा गया है कि वैसे संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, तो कई सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लगभग 15 पॉइंट हमने डिस्कस किया है। अगर इन 15 पॉइंट से आप 10 पॉइंट को भी आप वहाँ लिख कर आते हैं और आर्टिकल के साथ आप वहाँ पर मेंशन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब प्रश्न को फिनिशिंग की ओर आते हैं, प्रश्न को कंक्लूड करते हैं। जो कि किसी प्रश्न, देखिए कोई भी प्रश्न आपका तब तक पूरा नहीं हो सकता जब आप इंट्रो अच्छे से नहीं लिखेंगे और कंक्लूजन अच्छे से नहीं लिखेंगे। तो हमने इंट्रो डिस्कस किया, अब कंक्लूजन को देखते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कई सारे ऐसे उपबंध हैं जो केंद्र अभिमुख संघीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। इसी कारण सर आइवर जेनिंग्स, जो कि एक राजनीति विज्ञान शास्त्री हैं, उन्होंने भारतीय संघवाद को मजबूत केंद्र वाला संघ करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बम्बई मामला, जो कि 1994 ईस्वी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था, उसमें कहा गया था कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में
केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है, यानी कि राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी स्पष्ट किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आपको कंक्लूजन लिखना है ताकि यह संवैधानिक और वैधानिक रूप से स्पष्ट हो सके कि भारत में शक्तियां जो हैं वह केंद्र और राज्यों के मध्य बराबर शक्तियां नहीं हैं, बल्कि केंद्र की अधिक यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिलती है और केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से आज के प्रश्न का यह मॉडल आंसर फिनिश हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मैं शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।